पाकिस्तान और भारत के मुकाबले के बीच भारत की आखिरी में जीत हुई। 228 रनों की एक बड़े मार्जिन से इंडिया ने ये जीत दर्ज की, जहां पर विराट कोहली, केएल राहुल के दो बहुत ही सबलाइम और क्वालिटी हंड्रेड्स देखने को मिले। उसी के साथ साथ कुलदीप यादव ने आखिरी में आकर फिर वो फाइफर लिया और पूरी तरह से कमर ही तोड़ दी पाकिस्तानी बैटिंग की। तो सबसे पहले तो जब मैच शुरू हुआ, 10 तारीख को एक्चुअल मैच की शेड्यूलिंग थी, लेकिन रिजर्व डे पर इस मैच को शिफ्ट किया गया क्योंकि बारिश की वजह से पहला दिन पूरा धुल गया था पानी में। तो 10 तारीख को जब मैच शुरू हुआ तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए थे कि एक तो पिच से उतनी मदद मौजूद नहीं थी जितनी कैंडी में पाकिस्तानी बॉलर्स को मिल रही थी। तो रोहित और शुभमन ने उस बात का फ़ायदा उठाया, आगे निकलकर चौके मारे, जितनी भी गेंदें शाहीन ने आगे करी, नसीम को कट्स लगाए रोहित ने और शुभमन ने। तो उनके इन इरादों के वजह से एक बहुत ही अच्छी फाउंडेशन भारतीय टीम को मिली, जहां 121 रन का वो ओपनिंग स्टैंड लगी। लेकिन उसके बाद दो क्विक विकेट्स गिरे, रोहित और गिल दोनों भी आउट हो गए बिल्कुल कुछ 1 या 2 ओवर के अंतराल में। पहले वो शाहीन अफरीदी ने गिल को आउट किया स्लोअर वन पर, उसके बाद रोहित शर्मा जो नहीं माफ़ कीजिएगा, पहले शादाब ने रोहित को आउट किया, वो चिप शॉट खेलने चलेगा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और बाद में फिर शाहीन अफरीदी ने स्लोअर वन डाल के ड्राइव कराने की कोशिश की गिल को, तो वो अनफॉर्चुनेटली इमाम के हाथों आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जो असली खेल है वो हमें देखने को मिला, जिस तरह विराट कोहली और केएल राहुल ने दूसरे दिन पर आकर इस तरह की इनिंग खेली जो कि आज से तकरीबन 1 दशक तक याद की जाएंगी कि किस तरह एक हाई प्रेशर गेम में जहां बहुत ही क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप थी पाकिस्तान के पास, उनके सामने विराट कोहली और केएल राहुल, इनफैक्ट केएल राहुल जो कि इंजरी के बाद सीधा कमबैक कर रहे थे, दोनों ने बहुत ही अच्छी सेंचुरी स्कोर की। तो सबसे पहले अगर बात की जाए रोहित शर्मा की, तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कतें उनको पेश आ रही थी। नसीम शाह की गेंदों पर लगातार बीट हो रहे थे। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की जो लाइन नसीम ने पकड़ी थी, एक्चुअली नसीम बहुत ही क्वालिटी गेंदबाज है इस पाकिस्तानी पूरी बॉलिंग लाइनअप की। इस मैच में अगर किसी ने मुझे प्रभावित किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ नसीम शाह है, ना वो शाहीन अफरीदी ना हारिस रऊफ पहले डे पर उतने कॉम्पैक्ट नजर आए अपने बॉलिंग के साथ में। लेकिन नसीम जो है वो पहले भी मैच में उसी तरह बॉलिंग कर रहे थे और इस वाले मैच में भी वो लाइन और लेंथ पकड़ के बॉलिंग कर रहे थे। तो रोहित को उन्होंने शुरुआत में बहुत तकलीफ दी, लेकिन रोहित शर्मा ने एक जो चीज़ इस बार की जो मुझे खास लगी कि इस बार उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया, क्योंकि पिछले मैच बार जितने भी बार वो जल्दी आउट हो रहे थे तो हो क्या रहा था कि अर्ली ऑन उन पर प्रेशर बन रहा था, डॉट बॉल जा रही थी और वो फिर 3-4-5 डॉट बॉलों के बाद बड़ा शॉट लगाने जाते थे और कैच आउट हो जाते थे या तो बोल्ड हो जाते थे, एज हो जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने वो अपना कंपोजर मेंटेन करके रखा। उन्हें इस चीज़ की समझ थी कि 8 या 10 ओवरों के बाद गेंद पुराना हो जाएगा, ओवर का कंडीशन है, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से पेसर्स को उतनी मदद नहीं मिलेंगी पिच से क्योंकि मॉइस्चर नहीं है। तो इस जो एक उनका विजडम था, इसके साथ उन्होंने इस पर ट्रस्ट किया अपने टेक्निक पर। पहले धीमे धीमे खेलते रहे। शुभमन गिल शुरुआत में शुभमन जो है वो अग्रेसिव खेल रहे थे, चौके कट पर, कभी एक्स्ट्रा कवर के बाजू से, कभी पॉइंट के बाजू से। लेकिन जैसे ही गेंद पूरा ना हुआ, मूवमेंट होना बंद हो गई, तो फिर रोहित शर्मा ने भी अपने रंग दिखाना शुरू किए। उसके बाद जब एकदम से वो 2 विकेटें गिरी 3 ओवरों के स्पैन में, फिर केएल राहुल और विराट कोहली है। अनफॉर्चुनेटली वो डे कॉल हो गया क्योंकि बारिश बहुत थी। लेकिन दूसरे दिन जब आए तो दूसरे दिन हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिन भर रात भर बारिश चली कोलंबो में, फिर सुबह भी 3-4 घंटे हुई थी, तो मॉइस्चर के वजह से हेल्प मिल सकती है पाकिस्तानी पेसर्स को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शाहीन, नसीम, हारिस तो खैर खेले ही नहीं बैक स्ट्रेन के वजह से, तो किसी भी बॉलर को मदद नहीं मिल रही थी पिच से। ऊपर से लाइन और लेंथ खराब डाल रहे थे दूसरे दिन आकर। तो विराट और केएल ने पूरा उसका फ़ायदा उठाया, दोनों ने ही बहुत ही बढ़िया सेंचुरियाँ मारी। और सबसे पहले अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो अब सचिन तेंदुलकर से सिर्फ 2 ही सेंचुरी पीछे है। ओडीआईस की अगर बात करें तो सचिन के 4900 से ओडीआई में, और अब विराट 47 के आंकड़े को छू लिया है उन्होंने। तो इस वाले मैच में तो शुरुआत में वो थोड़ा सा
ओवर प्रोटेक्टिव होके खेल रहे थे, थोड़ा सा कॉशियस होके खेल रहे थे, तब केएल राहुल अग्रेसर थे। लेकिन जब केएल राहुल स्लो डाउन उन्होंने किया अपने 80s में 90s में आने के बाद, तो फिर विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और वहां से अटैक करना शुरू किया। तो विराट और केएल की सेंचुरी इसलिए भी बहुत मायने रखती है क्योंकि वर्ल्ड कप में जाने से पहले आप चाहते हो कि आपके टॉप के 4-5 जो बैट्समैन है जिन्हें आप प्रायोरिटी देते हो, तो वो बिल्कुल ही अच्छे रिदम में, अच्छे फॉर्म में, अच्छे टच में आपको चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में आपको पाकिस्तान नहीं मिलने वाला हर बार। हालांकि ये नो डाउट क्वालिटी साइड है, लेकिन वो शोएब अख्तर का कल मुझे फिर वो बयान याद आ गया कि वो हर बात नसीहत देते रहते हैं बाबर आजम को, उनकी टीम को, कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कल वो टिपिकल पाकिस्तान हमें नज़र आया जो कि प्रेशर में हर बार बिखर जाता है, निखरना तो बहुत दूर की बात है। तो लेकिन वर्ल्ड कप में आपको हर बार ऐसी सिचुएशन नहीं मिलेंगी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या फिर साउथ अफ्रीका, ये जो टीमें हैं ये उतनी अलाउ नहीं करती अपने अपोजिशंस को कि वो बिल्कुल ही कैपिटलाइज करना शुरू कर दे हर छोटी छोटी चीज़ों पर। तो इसलिए मुझे लगता है कि विराट, रोहित, गिल और राहुल, इनका वापस से टच में आना बहुत क्रूशल और फ़ायदेमंद साबित होने वाला है भारत के लिए वर्ल्ड कप में। और फिर अगर हम भारत की गेंदबाजी की भी बात करें तो जहां 357 का बड़ा लक्ष्य, एक माउंट एवरेस्ट चढ़ना था पाकिस्तान को, जो कि हिस्ट्री में उन्होंने कभी इतना बड़ा टोटल चेज नहीं किया था, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ फाइट बैक देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछले 1 या 1.5 सालों में ये जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है, जहां फ़खर तो खैर नहीं, लेकिन इमाम, बाबर, रिजवान और इफ्तिकार, इन चारों ने बहुत रन बनाए हैं, चाहे फिर वो साउथ अफ्रीका के सामने हो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ फाइटिंग देखने को मिलेंगी, 250, 300, 325 तक पाकिस्तान भी पहुंचेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। शाम का वक्त था, मॉइस्चर के वजह से बहुत स्विंग हो रहा था बॉल, और इमाम सबसे पहले बुमराह ने इमाम को आउट किया वो चौथे ओवर में, जहाँ वो गेंद बहुत बढ़िया थी नो डाउट, लेकिन इमाम कहीं ना कहीं उसे बहुत अंदर खेल गए बॉडी के। थोड़ा देखिए, जब बॉल मूव होता है ना, तो आपको ये एंटिसिपेट करके चलना पड़ता है कि या तो मुझे बाहर की तरफ बल्ला ले जाना है या फिर अंदर रखना है, बॉल के लाइन में नहीं रखना। लेकिन इमाम अनफॉर्चुनेटली लाइन में खेल गए और वो पड़ के बाहर निकली गेंद, एज लेकर शुभमन गिल ने कैच पकड़ा। उसी के साथ अगर फ़खर की बात की, फ़खर कुछ देर फाइट करते रहे, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली प्रेशर के वजह से वो भी छक्का मारने के और कुलदीप ने उन्हें बोल्ड कर दिया। स्टैंड आउट जो बॉलर थे भारत की तरफ से, वो नो डाउट कुलदीप यादव ही थे, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही शानदार फाइफर लिया। और कुलदीप के लिए कहीं ना कहीं ये परफॉर्मेंस इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि पिछला जो 2 से 2.5 साल का जो टाइम था वो बहुत ख़राब था उनके लिए। जब कुलचा टूटा, युजवेंद्र चहल को फिर टीम इंडिया ने लगातार खिलाना शुरू किया, कुलदीप ऐसा लग रहा था कि 2 साल पहले तक ये गेंदबाज कहाँ अपने पीक पर चल रहे थे, और एकदम से उनकी स्लाइड डाउन हो गई और टीम से बाहर ही फिर उनको बिठाया जाने लगा। तो कुलदीप के लिए इसलिए ये परफॉर्मेंस प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। पाकिस्तान की अगर बात करें तो सबसे पहले तो मेरे जहन में एक ही चीज़ आती है कि बाबर आजम की कप्तानी, ये बहुत बड़ा चिंता का सबब है पाकिस्तान की टीम के लिए। ठीक है, पिछले कुछ अरसे से वो लगातार जीतते आ रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान की सीरीज़ हो, फिर घर पर उन्होंने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में हराया था। लेकिन बाबर की जो कप्तानी है ना, वो उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी कप्तानी के अंदर, क्योंकि जिस तरह के बॉलिंग चेंजेस वो करते हैं, फील्ड पोजीशंस जिस तरह की वो लगाते हैं। अब 40वां ओवर चल रहा है, विराट कोहली, केएल राहुल दोनों सेट है, और बाबर ने ऑफ साइड की पूरी जो फील्ड है उसे खाली कर दिया है, और माफ कीजिएगा, लेग साइड की जो पूरी फील्ड है उसे खाली कर दिया और ऑफ साइड में पूरा कॉन्सेंट्रेशन ले लिया। तो ये इस तरह की कप्तानी आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो जब 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, क्योंकि ये फील्ड आप तब लेते हो जब नया कोई बैट्समैन आया है और वो इतना कंफर्टेबल नहीं है हर चारों दिशाओं में खेलने के लिए। तो उनकी फील्ड पोजीशंस और स्ट्रेटेजिक चेंजेस जिसे आप कहते हैं, ऑन फील्ड जो आपको डिसीजंस करने होते हैं डिसीजन मेकिंग के तहत, ये कुछ ऐसी स्किल्स है जिन पर अभी बाबर को बहुत गौर फरमाने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान इस तरह की कप्तानी के अंडर अगर खेलेगा वर्ल्ड कप में, तो वो पक्का लीग स्टेज या तो हार्डली एट सेमीफाइनल से बाहर की तरफ हो जाएगा। वही अगर हम पाकिस्तान की फिर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में तो ऐसा कुछ है नहीं बहुत डिस्कस करने लायक, लेकिन फिर भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से रन वो लगातार बना के आ रहे थे और
ये जो बड़ा इनकाउंटर था, यहाँ पर आप चाहते थे कि पाकिस्तान की जो टीम है वो मैच जीतना, चलिए बहुत दूर की बात है क्योंकि लक्ष्य बहुत कठिन था, लेकिन एटलीस्ट एक फाइट बैक तो करते। वो भी दोनों की तरफ से देखने को नहीं मिला। और बाबर से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एटलीस्ट 70-80 रन की तो भी इनिंग्स खेलेंगे, क्योंकि उनके जो कंटेम्प्ररी है विराट कोहली, उन्होंने अपना जलवा बिखेरा था पहली इनिंग में। तो बाबर से भी बहुत नॉर्मली की एक्सपेक्टेशंस थी सेकंड इनिंग्स में। लेकिन फिर वही बात कि वो हर बारी एक, सिर्फ मुझे वो 2021 का T20 वर्ल्ड कप का वो मैच याद आता है जहाँ उन्होंने 50 बनाई थी और वो मैच इनिंग नॉक खेली थी, जहाँ पर 152 पाकिस्तान ने बनाए थे, कोई भी विकेट लॉस वहाँ नहीं किया था। लेकिन उसको अगर छोड़े तो फिर बाबर फेल ही होते आया है भारत के सामने। बड़ा ओकेजन जब भी आता है, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है बाबर आजम के केस में कि जब भी कोई बड़ा ओकेजन आता है वो अपनी कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कमज़ोर नज़र आया है किसी भी बड़े मैच में। तो ये पाकिस्तान के लिए एक थोड़ी सी चिंता का चिंता की बात होंगी, क्योंकि वर्ल्ड कप अब सर पे है और आप नहीं चाहते कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऐसी जब बड़ी टीमें आए तो आप बल्लेबाजी में भी फेल करो, गेंदबाजी में भी फेल करो, और साथ ही साथ कप्तान जो है, क्योंकि देखिए जब पूरी टीम के कंधे झुके हुए होते हैं तो फिर वो कप्तान की तरफ देखती है, लेकिन कप्तान के भी अगर कंधे झुके हुए होंगे तो फिर तो पूरे टीम का मनोबल ही गिर जाएगा पूरी तरह से। इसलिए बाबर आजम को अभी कप्तानी में बहुत कुछ सीखना बाकी है। शायद इसीलिए पाकिस्तान के अंदर सरफराज अहमद जो है उन्हें इतना हाईली रेट किया जाता है कि आईसीसी ट्रॉफीज़ अगर कोई कप्तान ला सकता है तो वो सिर्फ सरफराज है। बाबर ठीक है, नो डाउट अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन कप्तानी के मामले में उनका वो दमखम अभी तक देखने को नहीं मिला है। उसी के साथ अगर फिर गेंदबाजी पर आ जाए तो गेंदबाजी में तो आउट एंड आउट एक ही पिक आपको नजर आएंगी पाकिस्तान की तरफ से, वो है नसीम शाह। नसीम शाह ने चलिए रन्स कंसीड किए, वो नो डाउट, आखिरी में फिर वो कोटा भी अपना पूरा नहीं कर पाए इंजरी के वजह से, पता नहीं आगे के मैचेस खेलेंगे भी या नहीं। लेकिन जब तक वो गेंदबाजी कर रहे थे ना, तब तक चाहे वो रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, सेट बल्लेबाज जैसे कि केएल राहुल, विराट कोहली हो, वो लगातार परेशान कर रहे थे। विराट को भी उनकी एक गेंद पड़ी थी जो कि ऑफ स्टंप से निकल के विराट को ऐसा लगा अंदर आ रही थी, तो वो ऑफ स्टंप के सामने अपना बैट लेके गए थे, लेकिन वो जिप कर गई बाहर की तरफ। तो नसीम शाह की तारीफ मैं इसलिए भी करूँगा क्योंकि इस वाले ही मैच में नहीं, लेकिन पिछला भी जो मैच हुआ था भारत के खिलाफ, वहाँ भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी थी और बहुत फोकस्ड बॉलर है, बिल्कुल अपनी लाइन और लेंथ जो है वो पकड़ के रखते हैं, हटते नहीं है वहाँ से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश नहीं करते विकेट लेने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छी गेंदें डालने के बावजूद कल उनको विकेटें नहीं मिली। और उम्र इनकी 20 ही साल है, बहुत यंग है अभी, लेकिन वो जो एक क्रिकेटिंग माइंड होता है ना हर प्लेयर का, वो इनका एक 30 या 35 साल के एक्सपीरियंस क्रिकेटर की तरह है, जैसा विराट कोहली का है या फिर रोहित शर्मा का कनिंग माइंड हो चुका है अब इतने सालों से खेलने के बाद। तो नसीम शाह में वो एक एक्स्ट्रा क्वालिटी मुझे लगती है कि उनका जो टेम्परामेंट है वो बिल्कुल सूट करता है इंटरनेशनल क्रिकेट को। बिल्कुल एक कंप्लीट फास्ट बॉलर बनने की वो राह पर चल पड़े हैं, जहां वो शुरुआत में आके विकेटें दिलाते, आखिरी के 10 में विकेटें दिलाते, बीच में अच्छी बॉलिंग करते। तो इसलिए नसीम शाह को मैं अभी पिक करूंगा, शाहीन को नहीं, हारिस को नहीं, क्योंकि इस मैच में वो इतने खास कोई प्रभाव डाल नहीं पाए अपना। ठीक है, तो ये कुछ पॉजिटिव्स और निगेटिव्स थे दोनों टीमों के लिए पोस्ट मैच एनालिसिस से जो निकल कर के आए इस वाले मैच के बाद, कि भारत जो है वो बिल्कुल ही ऐसी नज़र आ रही है कि बिल्कुल वर्ल्ड कप ही जीतेंगी, और लेकिन पाकिस्तान जो उनके लिए ये कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनकी टीम एशिया कप में एंट्री की थी, टॉप 3 में नज़र आ रही थी वर्ल्ड कप टीमें जो सिलेक्ट हुई थी जीतने के लिए, लेकिन अब उनकी जो टीम है वो कहीं ना कहीं एक इंट्रोस्पेक्शन के दौर में जाएंगी कि कहाँ वो गलतियाँ हो रही है, कहाँ वो रिपीटेशंस हो रही है ब्लंडर्स की। तो इसलिए मुझे लगता है भारत के नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट मैच था, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसने सवाल ही सवाल छोड़ दिए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले प्री मैच वीडियो में जब भारत और श्रीलंका भिड़ेंगे। तो आइए करते हैं उनका अगले वीडियो में एक प्री मैच एनालिसिस की कौन कौन से फैक्टर्स होंगे दोनों टीमों के लिए इस मैच में।